This program is associate sponsored by Goldi Masale. Goldi Masale लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। बंगाल में एक बार फिर से आग भड़काने की खुली धमकी दी गई है और इस बार खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी है ये चेतावनी धमकी। आप चाहे जो इसे समझ लें। हाथ में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है जिनके, वही मुख्यमंत्री खुद खुले तौर पर पूरे बंगाल को जलाने की धमकी, चेतावनी दे रही हैं। भैया, अगर एसआईआर लागू हुआ तो दंगे होंगे। जी हां, यही शब्द हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी अब खुलेआम बंगाल को जलाने की साजिश रच रही हैं, धमकी दे रही हैं क्या? हर बार जब बंगाल में आग लगी तो राख में सुलगता दिखा हिंदू समाज। यह पॉइंट टू बी नोटेड है। क्या यह महज राजनीतिक बयान था उनका या घुसपैठियों और तुष्टीकरण की कोई नई ढाल? आज जवाब तो चाहिए उस मानसिकता से जो वोट बैंक के लिए देश की शांति को दांव पर लगा रही। खैर, जवाब तो चाहिए में आज कई और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम डंके की चोट पर पूछेंगे। सवाल मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर लेकर आए जाएं। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या ममता बनर्जी खुद बंगाल में दंगे भड़काने की चेतावनी दे रही हैं क्या एसआईआर के बहाने? क्या हर बार की तरह इस बार भी बंगाल में हिंदू निशाने पर है? सवाल एक और महत्वपूर्ण कि एसआईआर को रोककर क्या ममता घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं, क्योंकि यही इनका वोट बैंक है जो करोड़ों की संख्या में है। बंगाल में लोकतंत्र की जगह अब ममता तंत्र चल रहा है क्या? बड़ा सवाल है ये। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था अगर संभालेगा कौन अगर मुख्यमंत्री ही खुद इस प्रकार का बयान देंगी तो? इन सवालों को आधार बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर कैसे बंगाल को फिर से जलाने की साजिश रची जा रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट की गहरी जांच अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन राजनीति में भूचाल जरूर आ गया है। सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर का खुला विरोध किया और कहा ये एनआरसी का रोड मैप है, लोगों के नाम लिस्ट से हटाने की साजिश। उन्होंने यहां तक कह दिया बीजेपी आग से खेल रही है, जनता के गुस्से के लिए तैयार रहे। यहीं से राजनीतिक पारा चढ़ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে একজন মির্জাফর আছেন ওখানে দিল্লিতে। এই মির্জাফরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাফররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তারা কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। अगर बंगाल में एसआईआर लागू होता है तो दंगे होंगे। एसआईआर धोखाधड़ी है, इसमें जनता शामिल नहीं होती। बीजेपी एसआईआर के नाम पर खेल रही है, उन्हें इसमें सुधार करना होगा। वो हर एजेंसी का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। इधर बीजेपी ने ममता के शब्दों को सीधा हमला बताया। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से मांग की ममता बनर्जी अफसरों को डरा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसे सीधे हिंसा भड़काने वाला बयान बताया। Corrupted, she is dictator. Her statement is completely political statement. Due to her fear psychosis, she is saying this type of
पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बायस स्टेटमेंट। पिछले 2 दिन से चुनाव आयोग के अधिकारी बंगाल में बैठकों में जुटे हैं और साफ कर रहे हैं एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं चलने देंगे, पूरी प्रक्रिया सख्ती से होगी। लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये वोटर लिस्ट का विवाद है या हिंदुओं को धीरे धीरे मिटाने की साजिश। क्योंकि जब जब बंगाल में राजनीति भड़की है, चिता हिंदुओं की ही जली है। ममता बनर्जी आग की बात कर रही हैं, लेकिन ये आग किसके आंगन तक जाएगी? क्या फिर वही दौर आने वाला है जब घर जलेंगे, मंदिर टूटेंगे और हिंदू सिर्फ गिनती में रह जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने समझ लिया पूरा मामला है क्या। सीधे तौर पर देखा जाए तो जिनके हाथों में पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था होती है, पूरा प्रदेश जिनके हाथों में होता है, उसी प्रदेश को वही जिम्मेदार व्यक्ति आग में झोंकने की धमकी दे रहा है। ममता बनर्जी की हम कर रहे हैं बात। बंगाल को फिर से जलाने की साजिश, चेतावनी, धमकी, जो समझना है आप समझिए, लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है क्योंकि खुद ममता बनर्जी ने धमकी दी है। खैर, हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं हम आपको बता देते हैं, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। शशि सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शशि सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। संतोष त्यागी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, उनका इंतजार है, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में सोफिया खान का भी इंतजार रहेगा, टीएमसी की नेता है, उनसे भी हम जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आपका आभार। और अमन गिरी जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनसे भी हम समझेंगे। अमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में बीजेपी की जो नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा की शुरुआत शशि सिंह से। शशि जी, ममता जी ने कहा है कि एसआईआर के बहाने बीजेपी पश्चिम बंगाल में एनआरसी कर रही है। अगर ऐसा किया गया तो दंगे होंगे पश्चिम बंगाल में। यह किस प्रकार का नया राजनीतिक ट्रेंड है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यही ममता बनर्जी हैं, ये जब सत्ता में नहीं थी तो संसद भवन में रो रो के गुहार लगा रही थी कि सीपीएम वाले घुसपैठ करवा रहे हैं। और आज जब 14 वर्षों से ये खुद सत्ता में है तो ये घुसपैठ करवा रही है और ये बार बार बीएसएफ और केंद्र सरकार पे उंगली उठाती है कि घुसपैठ बीएसएफ और केंद्र सरकार के चलते होता है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जब बीएसएफ इनसे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे जमीन मांगती है चेक पोस्ट बनाने के लिए, चेक पॉइंट बनाने के लिए, उस समय ये जमीन नहीं देती है क्योंकि इनको मालूम है कि अगर बीएसएफ का चेक पोस्ट बना तो घुसपैठियों का अंदर आना मुश्किल हो जाएगा और बिना घुसपैठिए के इनका राजनीति पश्चिम बंगाल में नहीं चल सकता है। ये घुसपैठियों के दम खम पे ये राजनीति करती है। अगर एसआईआर सही तरीके से पश्चिम बंगाल में लागू हुआ और इसमें संशोधन किया गया, जितने यहाँ पे घुसपैठिए हैं उनका नाम यहाँ से हटाया गया, जितने जाली वोटर हैं उनका नाम अगर यहाँ से हट गया तो सुनिश्चित करती हूँ मैं दावे के संग कि आने वाले 26 के इलेक्शन में ममता बनर्जी का 50 सीट पे जीतना भी मुश्किल हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। और इस तरह का ये जो अफवाह फैला कितना गंभीर विषय है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे के मुखिया, खुद मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि अगर फलानी चीज हुई तो दंगे होंगे। अब दंगे की बात करना किसको चेतावनी है, किसको धमकी है, ये समझने वाली बात हो जाती है। क्योंकि जब भी पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, मारा सिर्फ हिंदू गया है, इसलिए वहां के करोड़ों हिंदुओं को क्या ये खुली धमकी है, क्या ये धमकी बीजेपी को है या चेतावनी चुनाव आयोग को है, क्या बहुत गंभीर ये विषय है। सुरेंद्र स्वामी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनके तरफ में बढ़ूंगा। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या ये बंगाल की राजनीति में कोई नया ट्रेंड लेकर आ गई है क्या ममता बनर्जी, जिसमें मुख्यमंत्री खुद दंगों की धमकी दे रही हो? आशीष जी, वैसे तो वो हमेशा ही देती रही हैं, कोई नई बात इसमें आज नहीं है। लेकिन इस बार की जो धमकी है वो उनका अपना अंदर का डर है। क्योंकि जब देखिए, प्रजातंत्र में तो वोट पे चुनाव होता है जी, और अगर वोटर लिस्ट ठीक हो जाएगी तो नेचुरली जो आपकी
एक जो आपका यूएसपी है वहां पे वोटों का जो आपने बना के रखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। जैसे बिहार में भी हुआ, आप लोग देखिए कितना शोर मचा, करीब करीब 60 लाख वोट कट गए और उसमें 3,66,000 के करीब तो वो लोग हैं जो कि वोटर लिस्ट में थे और सामने ही नहीं आ रहे हैं, जिनके नाम कट गए। बाकी तो डुप्लीकेट हैं, डेथ हो गई, शिफ्ट कर गए, वो तो चलो मान लीजिए। लेकिन बिहार में 3,66,000 उन वोटर के नाम कट गए जो इन 3 कैटेगरीज में नहीं है। तो वो कौन लोग हैं? तो ऐसे ही बंगाल में भी होगा कि जो भी घुसपैठिए हैं वो अपना वोटर लिस्ट में एसआईआर में नाम नहीं देंगे, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने फॉर्म भरा और हमारी जांच हुई और हम पकड़े गए कि हम भारतीय नागरिक नहीं हैं तो हमें डिपोर्ट करेंगे, जेल में डाल देंगे उठा के, जो इनके डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि बिहार वाला तरीका अपनाओ, अपना फॉर्म ही मत भरो, गांव में रहते रहो। वो आएंगे पूछेंगे साहब वो तो शिफ्ट हो गए, यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ चले गए हैं, और आप वहाँ रहते रहिए। तो इस तरह से आप बंगाल में तो बने रहेंगे। अच्छा, लेकिन मतलब एक चीज समझ में मुझे आई आपकी बात से सर कि जो घुसपैठियों के मन का डर है वो डर खुद महसूस कर रही है ममता बनर्जी, एनआरसी। जी, वही उनका जो मन का डर है वो यही डर है कि भाई ये लोग पहली बात तो वोटर लिस्ट में जाएंगे नहीं अपना नाम लिखवाने के लिए, और जब जाएंगे नहीं और इनको जबरदस्ती भेज नहीं सकती हैं ये, तो जो भी नाम कटेगा वोटर लिस्ट से वो इनका अपना वोटर होगा। प्लस दूसरा जो एक दबंगई होती है, जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो आप क्या करते हैं, जो शिफ्ट हो गए उनके भी वोट डाल लेते हैं, जो मर गए हैं उनके भी वोट डाल देते हैं, जो दूसरी जगह रजिस्टर्ड हैं उनके भी वोट डाल लेते हैं, तो वो वोटिंग भी बंद हो जाएगी। ठीक। तो जब आपकी सब तरफ से वोटिंग बंद हो जाएगी तो फिर आपको एक्चुअल चुनाव में वोटिंग करानी पड़ेगी। ओके सुरेश स्वामी जी, अब मैं अगला सवाल जो है वो अमन गिरी जी महाराज से लेना चाह रहा था, हिंदू धर्मगुरु, उनसे मैं बातचीत करना चाह रहा था, क्योंकि जब जब बंगाल में हिंसा हुई मारे गए हैं ज्यादातर हिंदू ही। अब ऐसे में क्या हिंदू होना अपराध है क्या बंगाल में, ये मैं अमन गिरी जी महाराज से समझूंगा, लेकिन उससे पहले अभी स्क्रीन पर सोफिया जी दिखाई दे रही है, टीएमसी के नेता। सोफिया जी स्वागत है आपका, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, मुझे मिल रही है। सोफिया जी, सीधा सवाल यही है, ममता बनर्जी का ये कहना कि अगर एसआईआर लागू हुआ तो दंगे होंगे, क्या ये बयान धमकी नहीं है? क्या ये बयान दंगे का ओपन इनविटेशन है? किस प्रकार से देखा जाए इसे? सबसे पहले तो शुभ विजया मैं बोलना चाहूंगी आप सभी को। और देखिए, बातों को तोड़ मरोड़ कर मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल स्पष्ट बात करना चाहूंगी कि ये जो एसआईआर है इसके ऊपर सबसे पहले आते हैं कि इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसके ऊपर भी अगर हम चर्चा कर ले। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे आप दवाई की बोतल में कोई जहर बेच दीजिए और जहर पिला दे, दवाई लग तो रहा है वो दवाई, लेकिन है तो जहर। तो इसके बारे में हमें उसके जो लूप होल्स हैं उसको भी अगर हम चर्चा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आज मौका भी है, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जो भाजपा के जो भी प्रवक्ता हैं उस बारे में जरा बताएं कि सुनने में बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी प्रिय लगेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी देशवासी अगर ये सुनता है कि अरे भाई चलो वोटर आईडी में संशोधन हो रहा है, ममता बनर्जी की धमकी को किस प्रकार से देखे, पहले मुझे उस पर कट जवाब चाहिए, उसके बाद में अगले सवाल पर आप प्लीज पूरा जो है नहीं आप पूरा डिटेल में बता दीजिएगा। अभी ओपनिंग रिमार्क ले रहा हूँ मैं। सोफिया जी सुन लीजिए पहले आप। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर सुनाइए ना। सोफिया जी, ये धमकी किस प्रकार से क्यों दी गई, किसको दी गई कि दंगे होंगे? भाई जिसके हाथ में कानून व्यवस्था वही अगर दंगे की धमकी देगा तो फिर कैसे कोई रह पाएगा पश्चिम बंगाल में? मुझे उस पर कुछ जवाब दीजिए, उसके बाद में एसआईआर क्या है इस पर भी मैं आपको मौका दूंगा। एक मिनट देखिए, किसी भी स्टेटमेंट को तरोड़ मरोड़ कर अगर कोई सीखे तो वो पेश करें। सोफिया जी, जो कट्टू कट उन्होंने कहा वही मैं बता रहा हूँ। दो शब्दों में बहुत फर्क है। एक ये कहना कि दंगे हो जाएंगे अगर ऐसा होगा, मतलब लोग भड़क जाएंगे, और एक होना कि मैं दंगे करवा दूंगी या दंगे होंगे, ये दोनों स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है। आप जो पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दंगे करवा देंगी, लेकिन ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ये था कि अगर लोग भड़केंगे, मॉब जिसको कहते हैं, जो टीएमसी के लोग नहीं है, जो आम पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, उनके कागजात अगर उनको अचानक से वोटर आईडी से हटा दिया जाएगा बिना किसी अब इसके लूप होल्स में आना इसलिए भी जरूरी था। मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि हर एक नागरिक यहाँ पर घुसपैठिया नहीं है, बहुत नहीं तो ज्यादा संख्या नहीं है, मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वही करीब 1 करोड़ के आसपास की संख्या है इनकी, बांग्लादेश से जो है 1 करोड़ के आसपास। एक
मिनट, बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसके हाँ। जो ड्रॉबैक्स हैं उन पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। नहीं क्या ड्रॉबैक है? अरे भाई, जिस एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बता दिया। नहीं, एक मिनट, सोफिया खान को जरा इनको लाइए। नहीं, सोफिया खान, जिस एसआईआर को देश की सर्वोच्च अदालत ने, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, जिस एसआईआर को देश की सर्वोच्च अदालत ने लीगल बता दिया, उसको सोफिया खान कौन होती है गलत बताने वाली? भाई, सर्वोच्च अदालत से ऊपर है क्या? अरे आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा सोफिया खान। मैं लौटूंगा अमन गिरी जी महाराज, उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है, करीब 12-15 मिनट हो गए। अमन गिरी जी महाराज, आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं ममता बनर्जी की इस धमकी को? क्योंकि जब जब दंगे हुए हैं, हिंदू ही मारा गया पश्चिम बंगाल में। क्या हिंदू होना पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा गुनाह हो गया क्या? आज के समय में तो गुनाह ही है। आप जिस तरीके से देखें कि बंगाल में किस तरीके से एक कुतंत्र चल रहा है आज के समय में, मैं एक कहेंगे इन टर्म्स ऑफ लेमैन भी अगर देखें, अगर ममता जी उस चीज को नियंत्रित नहीं करेंगी तो कौन करेगा? और ममता जी ने अगर काम करा होता तो उन्हें दंगों से डर ही नहीं लगता, उन्हें दंगे करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और सारी चीजें व्यवस्थित रहती। लेकिन हिंदू इस तरीके से, आपके सामने मकर संक्रांति में गंगा सागर इतना बड़ा धाम है, साधु महात्मा जाने से डरते हैं, किस तरीके से जिहादी लोग उनके पीछे लग जाते हैं, उनके साथ जीना चपटी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। सारी की सारे आप देखें, नियंत्रित हर महीने कोई ना कोई एक नई घटना हिंदुओं के खिलाफ, एक नया दंगा हिंदुओं के खिलाफ, पूरे आपके कैलेंडर में, प्रीवियस कैलेंडर में आपको दिखेगा। लेकिन मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा, क्या आपको नहीं दिखता कि हिंदू कितना शोषित हो रहा है? क्या हिंदू कितना दर्द में है? क्या हिंदू कितना पीड़ित हो रहा है? नहीं, आपको नहीं दिखेगा। आपको नहीं दिखेगा कि दुर्गा पंडालों में किस तरीके से भगवा रंग पहनने वाले लोग महात्मा संत नहीं होते। और आप हमें गालियां देंगे। एक मिनट अमन गिरी जी महाराज, मैं रोक रहा हूँ। अमन गिरी जी महाराज, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप प्लीज रुक जाइए और जरा इनका सोफिया खान का भी ऑडियो ऑन कीजिए। इनसे मैं अभी बातचीत करूंगा। रतन तिवारी भी आ गया, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनका भी ओपनिंग रिमार्क एक बार ले लेते हैं। स्वागत है आपका रतन जी। सीधा सवाल ये है कि खबर आपको पता होगी, ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर एसआईआर यहाँ हुआ तो दंगे होंगे। अब इस प्रकार की धमकियों को अपने अपने तरीके से लोग पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा संविधान की बात करती है, अब क्या एक मुख्यमंत्री का खुले तौर पर दंगों की धमकी देना, क्या ये संवैधानिक है? सीधा सवाल है रतन जी। बिल्कुल ये गलत है। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूं कि देश संविधान से चलता है, संविधान से ऊपर जाने की कोई कोशिश करेगा तो संवैधानिक कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए और कानून अपना काम करेगा। लेकिन सवाल अगर आप ममता बनर्जी के ऊपर उठाते हैं तो सवाल योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठना चाहिए, सवाल देवेंद्र फडणवीस के ऊपर उठना चाहिए, जो देश यूपी का मुख्यमंत्री कहता है कि 20% मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए और वो खुल के कहता है कि मुसलमानों को ठोक दो। और देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में किस प्रकार से भाषा व्यक्त करते हैं, एकनाथ शिंदे अच्छा, जी मुझे जरा रतन जी थोड़ा करेक्ट कीजिए, अगर मैं गलत हूं तो जरा मुझे बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने कब ये कहा कि मुसलमानों को ठोक दो? क्या आप मुझे बताएंगे? आप उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आप उसमें देख मुसलमानों को ठोक दो अगर शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी ने कभी किया हो तो प्लीज बताइए कब किया? अरे भैया ठीक है, शर्मा जी, गोस्वामी जी आप स्वयं गूगल पे पूछिए। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले बोले कटेंगे तो बटेंगे। अरे कटेंगे तो बटेंगे इज अ डिफरेंट थिंग। किसे कहना चाहते हैं? लेकिन सीधे किसी को ऊपर आरोप लगा देना, कोट करते हुए रतन जी कहना कि उन्होंने ऐसा कहा कि मुसलमानों को ठोक दो। मैं आपको कह रहा हूँ कि देश के मुख्यमंत्री कैसी भाषा व्यक्त करते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसी भाषा व्यक्त करता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे नेता हैं, जो ऐसे बयान देते हैं, उनको देखना चाहिए। और दूसरी बात गोस्वामी जी, दूसरी बात, देश के सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में भाजपा का सांसद रमेश बिधोड़ी एक चुने हुए सांसद दानिश अली को कहता है तू भड़ुआ है, कुत्ता है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, तुझे मैं देख लूंगा, तुझे मार दूंगा। उस पर हम कई चर्चाएं कर चुके हैं रतन जी। इस प्रकार की जो पिछली घटनाएं घटी है, सुनिए मेरी बात, इस प्रकार की जो पिछली घटनाएं घटी हैं उस पर हमने डिबेट भी की है, उस पर हमने खबरें भी खूब चलाई है। लेकिन आज बात ममता बनर्जी की हो रही है, आज सिर्फ बात ममता बनर्जी की होगी, क्योंकि जिसके हाथ में प्रदेश की कानून व्यवस्था वही दंगों की धमकी दे रही है। ममता बनर्जी ने यह धमकी दी है मुख्यमंत्री ने कि दंगे होंगे।
इसका मतलब नहीं, क्या बिल्कुल, है? क्योंकि मैं उस बीजेपी पे आ ये रहा कह हूं ना, रही है मैं तो रतन इस जी, पे आ रहा हूं कि नहीं अगर बीजेपी और जो लोकतंत्र तमाम का जानकार कोई हैं है, रतन जी, वो ये अगर कह रहे लोकतंत्र हैं को कोई कि कुचलने ये का प्रयास SIR करता का है, डर है, उसके ऊपर ये कानून अपना घुसपैठी शिकंजा कट जाएंगे, कसेगा। छट जाएंगे, आशीष जी, जिससे जरा इनकी सवाल सरकार बार-बार बनती करिए है, ना। इसी का डर है, आशीष इसी जी, का डर। अरे और मैं उनके बार-बार अंदर कह का रहा डर, हूं। एक मिनट कानून सोफिया खान, अपना क्यों काम ना कहा करेगा। जाए, क्यों ना कहा जाए कि लेकिन घुसपैठियों शुरुआत को तो छटने प्रधानमंत्री कटने मोदी का को जो करनी डर है पड़ेगी उनका, ना। वोटिंग लिस्ट से 1 करोड़ नाम हट जाएंगे और हर बार जो आपका वोट बैंक रहा है वो कट जाएगा, उनका डर महसूस करने लगी है ममता बनर्जी, अरे लेकिन इसलिए इस प्रकार की चुनाव धमकियां के दे रही टाइम हैं। ही चुनाव के टाइम ही क्यों सोफिया प्रधानमंत्री खान। मोदी और भाजपा अरे को लोकसभा को रोहिंग्या रद्द करवा मुसलमान दीजिए याद ना। आते हैं? जब फर्जी चुनाव के वोटर्स, टाइम फर्जी ही वोटर्स है, क्यों मुखिया, एक घुसपैठिए मिनट। याद आते हैं? रतन जी एक दिल्ली में मिनट, घुसपैठिए थे, अरे रतन जी एक मिनट, चुनाव खत्म हो गया, रतन जी एक मिनट, घुसपैठिए कितनी बड़ी समस्या है ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं घुसपैठिए देश की कितनी अरे बड़ी लेकिन समस्या है, हमारे चुनाव के संसाधनों पे किस प्रकार से, कहाँ अब जाते हैं? कहीं से भी शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है, तो उसको आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? मेरी बात खत्म नहीं हुई आशीष जी। अरे सोफिया खान आ रहा हूं मैं, घुसपैठियों का रतन जी से आंकड़ा बात कर रहा हूं कौन अभी बता मैं। रहा था? दिल्ली में घुसपैठियों का आंकड़ा कौन बता रहा था? वो भाजपा के लोग बता रहे थे। रतन जी, चुनाव खत्म, घुसपैठिए रतन गायब। जी, क्या आप घुसपैठियों को सही बता रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं क्या? क्या कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को सही मानती है क्या? गोस्वामी जी कहीं ना अरे कहीं आप मुझे बताइए ना भाई। पार्टी को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। शशि सिंह, भारतीय जनता पार्टी आ रहा हूं, को अपने अमन गिरबान जी में महाराज झांकना आ रहा पड़ेगा। हूं। शशि सिंह, शशि जी, आप समझ गई, आपने सुना जवाब सोफिया खान का, वो कह रही कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ममता जी के बयान को। आरोप ये भी लग रहे हैं, जब मैं टीएमसी के कई नेताओं से बात किया आज इस विषय को लेकर, तो उनका भाई ये कहना था कि बीजेपी वाले जो है बिना वोट चोरी के चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए वोट चोरी के लिए SIR कर रहे हैं। वही रटा रटाया बयान बंगाल के परिप्रेक्ष्य में भी दिया जा रहा है। शशि सिंह, हमें ऐसा मालूम है कि ममता बनर्जी के उकसावे पे वो उकसाती हैं और हमने बार बार देखा, NRC के टाइम में भी देखा और अभी भी हमें मालूम है कि ये SIR जब लागू होगा, जब ये घर घर जाके बूथ लेवल ऑफिसर जब अपना काम करने जाएंगे, तो उनका तो ये उकसावा है, इससे एक विशेष समुदाय, विशेष वर्ग जो है उनका मन बढ़ता है और वो आतंक और वो हमला करते हैं लोगों के ऊपर, जो कि हम हमेशा पश्चिम बंगाल में देखे हैं कि पश्चिम बंगाल में जब NRC आने वाला था उस समय किस तरह का अत्याचार हुआ था, किस तरह से सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया गया था, किस तरह से बसों में आग लगाई गई थी, किस तरह से यहाँ पे पुलिस को मारा जाता है। यहाँ पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को छूट के मारा जाता है, हमें अच्छी तरह से पता है कि ये केवल मात्र हमारी मुख्यमंत्री साहिबा के उकसावे पे नहीं, मेरा सीधा सवाल सोफिया खान से है कि अगर मान लीजिए, अरे मान लीजिए एक बार कि भाई ममता बनर्जी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन उनका ये बयान है, इस बयान के बाद तथा कथित जो शांति दूत हैं करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेश से आए हैं, जिनको पाला पोसा गया है, जिनको वोट बैंक बनाया गया है, उनकी हिम्मत बढ़ गई, तो फिर क्या होगा? अगर हिंसा हुई, दंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सोफिया खान जी, आशीष जी, सबसे पहले मैं कड़ी निंदा करूंगी शशि जी की। उन्होंने एक वर्ग देश के, पहले एक बार थोड़ी सी निंदा ममता बनर्जी के उस बयान की भी कर दीजिए। सुन लीजिए वरना मैं निकल जाऊंगी इस डिबेट से। आप प्रवक्ता मत अरे नहीं, निकल जाएंगे तो निकल जाइए, धमकी किसको दे रही भाई आप? अरे निकल जाइए, निकल जाइए, नहीं धमकी मत दीजिए, नहीं धमकी मत दीजिए। एक तो आपका मुख्यमंत्री जो है धमकी देगा, नहीं आपका मुख्यमंत्री धमकी देगा दंगे कराने की, आप धमकी देंगी डिबेट से निकलने की। धमकी वाली कौन सी पार्टी है टीएमसी? पहले ये मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए शशि जी से, विशेष वर्ग कौन है? नंबर 1 पूछ लीजिएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, सुन लीजिए। पहले आप देखिए, आप एक आशीष जी, आपका न्यूज चैनल है, आप पक्षपात होके बात कीजिए। मैं पक्षपात होके क्या बात करूं? मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, जिस SIR को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बता दिया, सोफिया खान कौन होती है उसको गलत ठहराने वाली? भाई फैक्ट पे बात करिए ना आप मेरे से। और जब भाजपा की प्रवक्ता बोलती है विशेष वर्ग एक आतंकवादी है, और आपका टोन देखिए, ये जनता देख रही है, जनता इसका डिसीजन लेगी। आप कैसे कह सकती है कि एक वर्ग जो है वो आतंकवादी है? हम SIR पर आते हैं, मैंने पहले ही कहा आतंकवादी है, दंगा फैलाने वाला है, लड़ाई झगड़े करने। अरे भाई जो आतंक फैलाएगा वो आतंकवादी कहा जाएगा? हो सकती है, आपने आतंकवादी है जो निचले तबके के लोग हैं, ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र स्वामी जी, 5% आतंकवादी निकल जाएंगे, बाकी के अगर अरे अब 1 करोड़ छटने वाले हैं, उसकी तैयारी कीजिए। सुरेंद्र स्वामी जी, किस प्रकार से देख रहे हो सोफिया खान के बयान को? और हमारे साथ अभी भी जुड़े रतन तिवारी जी,
तिवारी जी की बात को भी किस प्रकार से आप देखेंगे? रतन तिवारी जी भी की बात आपने सुनी, सोफिया जी की बात आपने सुनी, सुरेंद्र स्वामी जी ओवर टू यू। आशीष जी, ऐसा है ना, आज आपकी डिबेट SIR पे है, तो मेरा ये कहना है कि अगर हम सोफिया खान जी की बात मान भी लेते हैं कि भाई ममता बनर्जी वो कह रही हैं कि दंगे भड़क सकते हैं, वो ये नहीं कह रही कि मैं भड़काऊंगी, तो मान लीजिए दंगे भड़क गए तो उनको शांत कौन करेगा? वही सवाल था सोफिया जी को करना पड़ेगा ना। ये सरकार तो ये नहीं कह सकती कि साहब आपकी वजह से दंगे भड़क गए तो भड़कने दो, मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर वो शांत नहीं करेंगी तो आपको मालूम है संविधान से देश चलता है, संविधान में उसका प्रोविजन है कि अगर एक सरकार दंगे नहीं बंद कर सकती है तो फिर क्या होता है, सबको मालूम है, संविधान में तरीका दिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो समस्या है वो समस्या यही है कि ये मसला न तो राज्य सरकार के बीच का है, न ये मसला केंद्र सरकार का है, ये मसला चुनाव आयोग का है, जिसे संविधान ने ये शक्ति दी है कि वो अपनी वोटर लिस्ट को अपडेट करेगा और उसके आधार पे चुनाव कराएगा। और उसमें देश के संविधान में लिखा हुआ है कि जो भारत का नागरिक है वही वोट डाल सकता है, दूसरा आदमी तो वोट नहीं डाल सकता। लेकिन सर ये सब सुरेंद्र स्वामी जी, ये सारी चीजें तो लोकतंत्र के अंतर्गत आती हैं, लोकतंत्र के हिसाब से जो चीजें चलती हैं भाई, वोट का अधिकार सभी को है, संविधान के हिसाब से चीजें हो रही हैं। मैं आ रहा हूँ सुरेंद्र स्वामी जी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना दरअसल पड़ रहा है, ब्रेक से लौटूंगा तो एक बार पुनः आपको मौका दूंगा, यहीं से अपनी बात आप शुरू कीजिएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है, जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं उस लोकतंत्र की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता तंत्र चलाने की कोशिश हो रही है, उनके हिसाब से चीजें चलेंगी। अब वो कहने के भाई SIR गलत हो रहा है, जिसको देश की सर्वोच्च अदालत ने लीगल मान लिया है, वो गलत कैसे हो सकता है? अब क्यों ना कहा जाए कि डर बहुत ज्यादा अंदर आ गया है, क्योंकि 50 लाख करीब वोटर जो है वो बिहार में कट गए हैं, डर है 1 करोड़ की संख्या में यहां ना कट जाएं, डर के मारे ऐसा ना हो ये घुसपैठी अपना नाम ही इस बार वोटिंग लिस्ट से खुद ही कटवा लें। इन सब का डर है क्या ये ममता बनर्जी के अंदर? ये भी बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद, और ममता बनर्जी ने जो कहा है उसी पर आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि SIR के बहाने बीजेपी पश्चिम बंगाल में NRC कर रही है, और अगर ऐसा हुआ तो दंगे होंगे। अब दंगा शब्द ही ममता बनर्जी के जहन में कैसे आया, उनके दिमाग में कैसे आया, इसकी आज हम बात कर रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी से मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैं चाहूंगा स्वामी जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। नहीं, हम यही बात कह रहे थे कि वहां पे जो वायलेंस है और चुनावों के बाद भी जिस तरह की हिंसा हुई, वहां पे लोगों को मार के और उनकी शवों को पेड़ से टांग दिया, वो सबको मालूम है। प्रश्न इस समय यह है कि वो SIR से क्यों घबराई हुई है। वो SIR से इसलिए घबराई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का काम है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, राज्य सरकार का भी कोई रोल नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपने एम्प्लॉयज को इलेक्शन कमीशन के काम करने के लिए स्पेयर करेंगी। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि बिहार वाला ही हाल रिपीट होगा वेस्ट बंगाल में। बिहार में क्या हुआ है सबको मालूम है, बिल्कुल, कि वहां जो घुसपैठिए थे, जो भारत के नागरिक नहीं थे, उन लोगों ने खुद ही अपना नाम दिया ही नहीं लिस्ट में, और यहाँ शोर मचता रहा, और शोर मच के फाइनल लिस्ट भी आ गई, और फाइनल लिस्ट भी अप्रूव हो गई, और आपको मालूम है 60 लाख नाम कट गए। बिल्कुल, तो वही हाल वेस्ट बंगाल में होगा कि जो लोग मर चुके हैं, जो लोग जा चुके हैं, जिनके डुप्लीकेट नाम है, और जो डर के मारे सामने नहीं आएंगे, तो उन लोगों के नाम कटेंगे। ठीक है, अगर SIR नहीं होगा तो वो नाम बने रहेंगे। तो इसमें इनके पास कोई है नहीं, यही डर इनको सता रहा है। इसीलिए कि वो जो राजनीति तुष्टीकरण वाली होती थी पहले पश्चिम बंगाल में, वो तुष्टीकरण वाली राजनीति एक स्टेप आगे बढ़ के हिंसा और दंगों तक आ गई है। मैं सोफिया खान से जवाब लूंगा कि SIR से डर एग्जैक्टली है किस बात का, उस पर मैं समझूंगा, उनका जवाब भी लूंगा। रतन तिवारी जी से बात कर लूंगे। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं हम, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो समझेंगे कि ये ममता बनर्जी का जो डर है वो क्यों एकदम से बाहर आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद।
क्या दंगे की धमकी देकर ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी हैं क्या? क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं एक बार पुनः बता देता हूं। शशि सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत लगातार कर रहे हैं, अमनगिरी जी से। रतन तिवारी जी हैं, सोफिया खान हैं, सुरेंद्र स्वामी जी हैं। मैं पुनः एक बार चर्चा की शुरुआत करूंगा। हमारे साथ सोफिया खान। सोफिया खान, सीधा सवाल वही, जस के तस, SIR से डर किस बात का? SIR से कुछ डर नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि बिहार में क्या क्या ब्लंडर्स हुए हैं। बिहार में एक बात बताइए, आप लोग बड़े प्राउडली बोल रहे हैं 60 लाख लोग जो है वो नाम कट गया है, लेकिन वो कौन से लोग थे? उसको लिस्ट अगर हम जारी करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें गरीब तबके के लोग, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग हैं, जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, विधवा है, महिला है, उन लोगों का नाम कटा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो फॉर्म भरवाया जाता है, फॉर्म में डेट आ जाता है। यहाँ पर तो सरकार अपना जो भी बर्डन है वो तो वोटर्स के हाथ में डाल दिए हैं। तो मैं मानती हूँ कि इसमें घुसपैठिए जो है वो निकले होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ है या होगा कि इसमें बहुत से जेन्युइन जो लोग होंगे, जो इंडियंस होंगे, उनके भी निकलने की संभावनाएं हैं। तो इसका रिस्क कौन लेगा? दूसरी बात है, चलिए हम इनकी बात को अगर मान लेते हैं कि SIR होना चाहिए था, इसका मतलब है कि मोदी जी की जो सरकार बनी है वो ये घुसपैठियों के वोट से बने हैं, तो सरकार गिरा दीजिए। अगर हिम्मत है तो आप सरकार गिरा दीजिए ना, फिर से वोट करवाइए अगर ऐसा होता है तो मैं ये जवाब तो मैं लेना चाहूंगी आप सभी से कि अगर SIR, मैंने पहले ही शुरुआत की थी कि SIR दिखने में दवा लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जहर है जो आधा आधा सच इसका दिख रहा है। सुनने में प्रिय लग रहा है कि जितने घुसपैठिए हैं वो निकल जाएंगे, वो तो हर कोई सोचता है ना। हम भी बहुत खुश होंगे कि सारे घुसपैठियों को निकाल दो, लेकिन इससे हम लोग फिर से एक बार तो यही कहती है ना, बीजेपी तो यही कहती है ना सोफिया खान की ये जो घुसपैठिए हैं यही तो वोट बैंक है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में। अब वो छट जाएंगे, इसलिए ममता बनर्जी परेशान हो गए, एकदम से बौखला गई हैं, एकदम से। कभी वो अमित शाह को मीर जाफर बताती हैं, तो कभी जो है वो दंगे की धमकी देती हैं। ये बौखलाहट एकदम से क्यों? वोट से सांसद बने हैं, जो यहाँ पर 12 सांसद 2024 में बने हैं, वो घुसपैठियों के वोट से बने हैं, तो उनको बोलिए इस्तीफा दे देने के लिए। सिंपल सी बात है। नहीं, अरे वो ये कह रहे हैं घुसपैठिए तो इनका वोट बैंक है ना, आप समझिए। वो ये कह रहे घुसपैठिए तो ममता जी का वोट बैंक है। ये बांग्लादेश से जिनको लाला के यहाँ बसाया गया, जिनके आधार कार्ड बनवाए गए, जिनको राशन दिया जा रहा है, जो दंगे करते हैं, जो पत्थर चलाते हैं, जो आग लगाते हैं, 24 परगना से लेकर हर जगह मुर्शिदाबाद तक, ये वही तो है घुसपैठिए है। कौन है? ठीक है, तो बोलिए ना सांसदों को इस्तीफा दे देने के लिए। चलिए, मैं मान लूंगी। हाँ, मैं ममता बनर्जी नहीं तो वो आप समझ नहीं रही है मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सांसद इस्तीफा दे, लेकिन वो कह रहे TMC वाले देना, क्योंकि TMC को जिताया उन्हीं घुसपैठियों को जिताया, बीजेपी को थोड़ा घुसपैठिए वोट देते हैं इस्तीफा देने के लिए। एनीवेज, रतन जी, जब सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है, SIR जो हो रहा है वो चुनाव आयोग कर रहा है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लीगल माना, शायद इसीलिए आज हो पाया SIR जो है बिहार में। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए स्टेप बाय स्टेप बाकी राज्यों में भी जाया जा रहा है। NDA सरकार थी पश्चिम वहाँ पे बिहार में, फिर भी वहाँ पर चीजें हुई। अब पश्चिम बंगाल में वही चीज आगे बढ़ रही है। दिक्कत क्या, बीजेपी पर ब्लेम क्यों डाला जा रहा है? इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है इस पूरी प्रक्रिया से। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जो SIR बिहार में हो रहा है गोस्वामी जी, उसमें बहुत सी त्रुटियां पाई गई। आप देख लीजिए, उन लोगों का नाम कट करके बाहर कर दिया गया जो वाकई में जीवित थे। कई लोगों को मृत घोषित कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, भैया मैं तो जिंदा हूँ, आपने हमें मृत घोषित कर दिया। तो ऐसी त्रुटियां हुई हैं, और किसको टारगेट किया गया है, किन लोगों के नाम को हटाया गया, वो बिहार की जनता को पता है कि चुन चुन के। नहीं, ये क्यों लग रहा है आपको चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा भाई? चुन चुन कर जो आप लोग चुन कर रहे हैं, ये चुन चुन कर चुनाव आयोग क्यों चुन चुन करेगा? आप बताइए। अरे आप इसके आगे बढ़ते नहीं है भाई। चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा? सीधा सवाल है मेरा। ज्ञानेश कुमार का ज्ञान सुन लीजिए गोस्वामी जी। ये 60 लाख जो अब तक फर्जी यहाँ पर थे, उसकी बात कभी क्यों नहीं हुई? अरे बीमारी के इलाज कभी भी शुरू ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त जो है, ज्ञानेश कुमार, उनका ज्ञान अरे तो खुलकर बोलिए ना सोफिया खान,
खुलकर बोलिए। ज्ञानेश कुमार, अरे भैया खुलकर बोलिए, जब आप मुख्यमंत्री खुलकर बोल सकते तो आप भी बोलिए खुलकर। डर किस बात का है? ठीक है रतन जी प्लीज कंप्लीट। अरे ओके सोफिया खान प्लीज, रतन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ज्ञानेश कुमार जी ने जब अपना ज्ञान दिया मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि हमको राहुल गांधी जी एफिडेविट देंगे तो हम जवाब देंगे। तो एफिडेविट नहीं दिया ना राहुल गांधी ने। अगर वाकई में राहुल गांधी जी के आरोपों में दम होता तो देते एफिडेविट, क्यों नहीं दिया? और वो अरे एफिडेविट क्यों नहीं दिया? वीडियो नहीं दे सकते रतन जी, एफिडेविट क्यों नहीं दिया? देना राहुल गांधी जी ने एफिडेविट क्यों नहीं दिया, सीधा सवाल है। अरे लेकिन जब अरे क्यों नहीं दिया पहले बताइए। आप आरोप लगा रहे हो चुनाव आयोग पर, उन्होंने लिखित में मांग लिया, एफिडेविट मांग लिया, तुम नहीं दे पाए। ये किस प्रकार की वोट चोरी का आरोप आप लोग लगा रहे हैं भाई? जो दिया गया उसका जवाब कब आएगा? मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि नहीं गया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल माना कि नहीं माना? ये जो यंत्र है ना, ये जो यंत्र है वो किसके इशारे पे चल रहा है सबको पता है। घूम फिर के जब कुछ नहीं मिलता, क्या थे? जब कुछ नहीं मिलता तो कह दिया जाता है हमारे साथ। नहीं ठीक है, अमित शाह के पिट्ठू अमन गिरी जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। पता है, हमको भी पता है, लेकिन सरकार बदलने दीजिए, सबका हिसाब करेंगे। हाँ, आप भी धमकी दीजिए। अच्छा ये धमकी बढ़िया चल रहा है आजकल ना, धमकी नया ट्रेंड में। मैं सोफिया जी धमकी दे रही, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी। आप धमकी दे रहे हैं कि भाई सरकार बदलेगी तब देख लेंगे। ममता जी धमकी दे रही है कि अगर SIR हुआ तो पश्चिम बंगाल जला देंगे। धमकी वाला बढ़िया मामला चल पड़ा है। तुष्टिकरण में कामयाब नहीं हो पाए तो धमकी वाला मामला चल पड़ा है। एनीवेज मैं चाहूंगा अमन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। तिवारी जी मेरी बात सुनिए, सोफिया जी की जो सरकार है वो तो सिर्फ बंगाल तक है, आप पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं। आपका एक एक शब्द हिंदू व्यक्ति देखता है, और जिस तरीके से आपको कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बंगालों में बंगाल में जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आज के समय में भी जिस तरीके से साधु संत गंगा सागर जैसे बड़े तीर्थ में जाने से कतराते हैं, इसके बारे में भी बोलिए आप अगर इंडिया अलायंस के पार्ट हैं तो आपको बोलने का नहीं चाहिए। नहीं ये कौन सा अब आप एक बात बताइए, ठीक है हम इस बात आप दर्शकों को भी समझ में ना आए। मैं हूँ आपसे बड़ा नहीं, सर्टिफिकेट कौन सा रतन जी आपके पास बड़ा हिंदू वाला कोई सर्टिफिकेट है? अरे एक मिनट अमन गिरी जी महाराज, एक मिनट। रतन तिवारी जी, मैं बड़ा हिंदू, ये छोटे हिंदू है ना, ये सर्टिफिकेट मिलता क्या कोई? ये सर्टिफिकेट बांटने का काम आपका चैनल। अरे आपके लिए भी काम है बड़ा हिंदू। मैंने तो नहीं कहा कि अमन गिरी जी महाराज बड़े हिंदू छोटे हिंदू। जी को मैं बोलना चाहूंगी, सोफिया जी आप तो बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि ममता बनर्जी के श्री मुख से, अरे एक मिनट सुनिए रतन जी, सुनिए अमन गिरी जी महाराज सुनिए, अरे एक मिनट होल्ड ऑन। सोफिया खान जी से मेरा सीधा सवाल है कि नहीं एक मिनट, ममता बनर्जी के मुंह से, उनके श्री मुख से दंगा शब्द क्यों निकला? शब्द का उच्चारण है, दंगा शब्द ममता बनर्जी के श्री मुख से क्यों निकला? धर्मगुरु जी दंगा कैसे निकला? दंगा ऑलरेडी इतने दंगे करा के पेट नहीं भरा है क्या? हिंदुओं को जलाकर, हिंदुओं को मारकर पेट नहीं भरा है क्या? कब तक? बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए, गोस्वामी जी आप ही बता दीजिए, कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में? अरे आप मुझे रतन जी बस इतना बता दीजिए। रतन जी छोड़िए, रतन जी से मेरा सीधा सवाल, सबसे ज्यादा संविधान करने वाली पार्टी कांग्रेस, लाल किताब एक छोटी से लेकर संविधान की घूमने वाली पार्टी कांग्रेस। मैंने सीधा सवाल पूछ लिया कि ममता बनर्जी ने जो धमकी दी है दंगे कराने की, क्या वो संवैधानिक है? क्या वो कोई नया राजनीतिक ट्रेंड शुरू हो गया है क्या? धमकी आप भी दे रहे कि हमारी सरकार बदलेगी तो हम देख लेंगे, ये संवैधानिक, ये संवैधानिक है क्या? चुन के देखेंगे आप। नहीं ये संवैधानिक है क्या? ये धमकी किस प्रकार की दे रहे हैं आप? चुन कर देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, चुन के देखेंगे। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, किस प्रकार से देखें धमकियों को? ये धमकी वाली सियासत, इस धमकी वाली सियासत को किस प्रकार से देखा जाए? धमकी देखिए, जो कमजोर होता है वो धमकी देता है, गाली बकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। इन्होंने कहा था बंगाल में कि हम CA नहीं लगने देंगे, लग गया ना। अब पूछिए सोफिया जी से, इन्होंने कितना शोर मचाया था कि CA नहीं लगेगा वेस्ट बंगाल में, लग गया ना। बिल्कुल लोगों को मिल रही, क्या कर पाए? ऐसे ही ये पता है इनको परेशानी क्या हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का मसला नहीं है। चुनाव आयोग जाएगा, अगर दंगे होंगे, काम नहीं होगा, वो जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट में, वहां जाके कहेगा कि साहब बताइए हम क्या करें,
हम कहाँ जाएं, ये करने नहीं दे रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहेगी भाई धारा 356 लगाइए और लिस्ट को अपडेट कीजिए। तो ममता बनर्जी को यही डर सता रहा है कि वो भाजपा को ब्लेम करे, कुछ ही करे, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि ये चुनाव आयोग का काम है, वो कर रहा है। और चुनाव आयोग के काम में अगर ममता बनर्जी अड़ंगा डालेंगी, चाहे वो दंगे करवा के डालें, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन से डालें, तो वो सरकार नहीं रहेगी। बहुत सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह देगी। सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह सकती ना कि चुनाव आयोग वहां पे वोटर लिस्ट अपडेट नहीं करेगा। सरकार और उन्होंने कह दिया है उनका संवैधानिक अधिकार है, वो करेंगे। 2026 में पता चलेगा, 2024 में नहीं, और भी प्रक्रियाएं हैं सरकार को हटाने का। नहीं, एक मिनट, अगर वही कह रहे हैं, आप समझ नहीं रही हैं सोफिया खान, सुरेंद्र स्वामी जी वही तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग SIR नहीं होने देंगे, दंगे कराएंगे, जबरदस्ती वाली चीजें करेंगे, तो धारा 356 है ना, वो किस लिए है? संविधान में धारा 356 किस लिए है? लगवा लीजिए, देख ठीक लेते है। हैं, लगवाइए आप। एक फाइनल कमेंट शशि सिंह जी से। शशि सिंह जी, एक छोटा सा फाइनल कमेंट आपका लेकर मैं क्लोज करूंगा। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को डरने की आवश्यकता क्या है? संविधान पे विश्वास है, महामहिम पे विश्वास है, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है, या उनका विश्वास खत्म हो गया है? अगर विश्वास खत्म हो गया है तभी वो डर रही हैं। अगर एक साधारण व्यक्ति को, एक मुख्यमंत्री को अगर इससे डर लगता है कि कोर्ट के फैसले से डर लगता है, इलेक्शन कमीशन SIR लागू करने जा रहा है उससे डर लगता है, तब समझा जा सकता है कि ये डर क्यों है और ये डर किस लिए है। ओके, मेरे पास समय इतना ही था, मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा। सोफिया जी बहुत शुक्रिया आपका, रतन जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी, अमन गिरी जी महाराज, शशि सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका। ममता बनर्जी ने जो धमकी दी है कि SIR के नाम से बीजेपी आग से खेल रही है, अब बीजेपी थोड़ा ना SIR करा रही है। SIR तो चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल माना है। अब सब कुछ जो है संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो ये असंवैधानिक बयान ममता बनर्जी किस डर, किस घबराहट, किस बौखलाहट की वजह से दे रही है कि अगर SIR हुआ तो दंगे होंगे। ये किस प्रकार की धमकी और मामला कितना गंभीर है और ये धमकी क्यों ममता बनर्जी दे रही हैं, 1 करोड़ घुसपैठियों के ऊपर कैसे चाबुक चलने जा रहा है, ये तमाम चीजें आप भी अच्छे से समझते हैं। चर्चा में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।